सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पढ़ाऊंगी क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। मैं बहुत ही सिंपल में समझाऊंगी, आपको हर एक बात समझ में आएगी। ये चैप्टर मैं वन शॉट में कवर करूंगी, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना और अपने दोस्तों को शेयर करना, उनको भी ये चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले समझते हैं कि चैप्टर 1 क्या है। तो चैप्टर 1 का जो आपका नाम है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। क्लास 10 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो देखो, केमिकल रिएक्शन का मतलब इतना कुछ खतरनाक नहीं होता कि आपको समझ में ना आए। केमिकल रिएक्शन का सीधा सिंपल मतलब है कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिलाओ तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, जिस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होगी वो पुराने वाले प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफरेंट होगी। उसे क्या कहते हैं? हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। देखो लिखा हुआ है कि अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, जिसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, वो जब कंबाइन होते हैं तो नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसे क्या कहते हैं? हम केमिकल रिएक्शन। तो आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आया होगा कि हम किन्हीं भी चीजों को मिलाएं आपस में तो हमको एक नई चीज तो मिलती है, लेकिन वो जो नई चीज की जो प्रॉपर्टी है वो पुराने वाली चीजों की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे? हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनको जब हम आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ध्यान से एक बात और समझनी है कि जो एरो की इधर वाला चीज है ये, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। ये हमारा क्या है? ये हमारा है रिएक्टेंट। और जो एरो की इधर है ये हमारा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो एरो के उधर होता है ये साइड, इसे कहते हैं हम रिएक्टेंट, और जो एरो के इधर होता है इसे कहते हैं हम प्रोडक्ट। इस वाला जो ये जो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो ये है मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी इनके प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन है। लेकिन ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो सीधे हम मैग्नीशियम को जला नहीं देते हैं। मैग्नीशियम एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल होता है। जब हम मैग्नीशियम मेटल को जलाते हैं तो उसमें आग नहीं लग पाती है क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। इसलिए सबसे पहले हमको मैग्नीशियम को सैंड पेपर से रब करना होता है, घिसना होता है। जब उसकी वो लेयर उतर जाती है तब जब हम उसको आग लगाएंगे, तब हम जब उसको जलाएंगे तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद वो जलेगा और वो मैग्नीशियम जो कि पहले एक मेटल था अब वो व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिसकी प्रॉपर्टी बदल गई, इसलिए केमिकल रिएक्शन भी है। और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को, तो क्या ये जल जाता है? तो आप बोलोगे नहीं, सीधे सीधे नहीं जलता। पहले हमको इसके ऊपर की जो लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की उतारनी पड़ती है, फिर हम इसको जलाते हैं। और जब हम मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो हमको एक डिस्टेंस रख के जलाना चाहिए, वरना हमको हमारी आंखें डैमेज हो सकती हैं, हमको हार्म पहुंच सकता है। इसलिए हमको प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगाकर तब जाके मैग्नीशियम रिबन को जलाना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये सेट समझ में आया। अब नेक्स्ट चीज समझते हैं। नेक्स्ट ये है हमारा कि अभी तो हम समझा केमिकल रिएक्शन क्या है, अब केमिकल इक्वेशन क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम में क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जब तक नाम को नहीं समझेंगे चैप्टर कैसे समझेंगे? तो केमिकल रिएक्शन समझ में आया। अब पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन मतलब कुछ भी नहीं होता। केमिकल इक्वेशन सीधा सिंपल मतलब है कि हम, जैसे मान लो लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन जब ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से तो वाटर बना रहा है, पानी, ठीक है, पानी बना रहा है, तो उसी को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना क्या होता है? केमिकल इक्वेशन होता है। जैसे हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं और वाटर को हम H2 लिखते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गई बात कि केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है। अब हमको समझना है, अब हमें समझना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। आपके एग्जाम में आता है बैलेंस करने के लिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, अक्सर ना एमसीक्यू, जब से एमसीक्यू का प्रचलन आया है तब से ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू में भी आते हैं। तो एमसीक्यू में क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपसे पूछता है कि करेक्ट जो बैलेंस है वो कौन सा है, तो आपको टिक लगाना होता है बेसिकली। तो आपको उसके लिए समझना पड़ेगा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि जो रिएक्टेंट साइड है और जो प्रोडक्ट साइड है, ठीक है, ये हो गया रिएक्टेंट साइड और ये आपका क्या हो गया? प्रोडक्ट साइड। तो जो एटम्स हैं इनकी संख्या इक्वल होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे Fe1 है और यहाँ पे Fe3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, तो ये तो बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यानी कि ये बैलेंस नहीं है। तो हमको इसको क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है। तो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो आप लिखोगे हम रिएक्शन को बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि आपने क्लास 9 से पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा ना।
उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, उस लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि जो मास है वो नाइदर बी क्रिएटेड, मास नेवर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मास ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जब हम मासेस को क्रिएट नहीं कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, फिर अगर Fe यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे Fe 3 कैसे हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ तो चलो 2 ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो उसी लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सिंपल, नो प्रॉब्लम। जैसे आपके एग्जाम में पूछेगा कि बताओ हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों करेंगे, तो आप सिंपल लिखोगे कि टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो लिखा हुआ, सबसे पहले ये चीज को देखते हैं। इरेज क्यों नहीं हो रहा है, ठीक हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो, अभी मैं आपको बहुत ही एक ट्रिक बताती हूँ। इधर देखो, यहाँ पे Fe आपका 1 है। जैसे मान लो आपको मैं एक चीज बताती हूँ, जैसे मान लो लिखा है A2O4, जस्ट एग्जाम्पल, कुछ भी नहीं है, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल। तो A लिखा है 2 और O लिखा है कितना, 4 लिखा है। तो इसका मतलब है कि जो A है वो 2 है, A कितना है, A आपका 2 है, और आपका O कितना है, आपका O है 4, ठीक है। तो हम जो आगे नंबर होते हैं हमको वो काउंट करना रहता है कि A हमारा 2 है, O हमारा 4 है। और अगर मान लो नंबर को यहाँ भी लिखा रहता तो ये 2 जो है, ये जो 2 नंबर है, ये A का भी होगा और ये 4 का भी होगा। यानी कि अब आपका A कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, और O कितना हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको काउंट कैसे करना है ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे Fe 1 है और यहाँ पे Fe 3 है, तो मुझे इसको भी 3 करना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं लिख दूंगी सिंपली 3, ठीक है। अब देखो 3 Fe ये हो गया, 3 Fe 1 हो गया, मतलब यहाँ हो गया, बराबर हो गया ना। अब आगे बैलेंस करते हैं। अब देखो हाइड्रोजन करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। लो, हमको तो कुछ बैलेंस ही नहीं करना, हाइड्रोजन 2 और 2 क्या है, बराबर है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। अब मुझे इसे भी कितना करना है, 4। तो मैं कभी भी आगे नंबर, यहाँ पे नंबर नहीं लिखूंगी, यहाँ लिखूंगी तो मेरा गलत हो जाएगा। मुझे 4 लिखना है, मैं 4 यहाँ लिख दूंगी, ठीक है। मैं 4 कहाँ लिख दूंगी, यहाँ पर। ये इरेजर ढंग से काम नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखो Fe3 यहाँ हो गया, Fe3 यहाँ हो गया, हाइड्रोजन, अब ऑक्सीजन 4 यहाँ हो गया, ऑक्सीजन 4 यहाँ हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो पहले तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया था, 2 हाइड्रोजन वहां भी था, दोनों जगह 2-2 हाइड्रोजन था। बट क्योंकि जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 4 था, हमने यहाँ पे भी 4 रख दिया, तो अब हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया, 4 × 2 8 हो गया। यानी अब मुझे हाइड्रोजन यहाँ पे भी कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, यानी 4 × 2 8 हो गया। अब देखो काउंट करते हैं, 3 Fe यहाँ पे है, 3 Fe यहाँ पे है, तो Fe तो हमारा क्या हो गया जी, बैलेंस हो गया। 4 × 2 8 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 8 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो लो हमारा हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो ये हमारा यहाँ पे बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। बट अगर आपको बैलेंसिंग और डिटेल में चाहिए कि कैसे बैलेंसिंग करते हैं, क्योंकि इतना खास कुछ क्वेश्चन बैलेंसिंग पे आता नहीं है, MCQ आता है, यहाँ से आप समझ सकते हो किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। बट आपको फुल डिटेल में चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, बट मैं एक और बना दूंगी जहां पे आप एकदम डिटेल में क्या समझ सकते हो, बैलेंसिंग समझ सकते हो। बट इससे भी आपको समझ में आएगा कि आपको दोनों साइड एटम्स को बराबर करना है, एकदम फ्री ऑफ माइंड, एकदम चिंता मुक्त से करोगे तो जरूर करना ही क्या है, इसमें सिर्फ बराबर ही तो करना है। अगर इधर कोई नंबर 3 है, इधर भी 3 कर दो, इधर 8 है, इधर भी 8 कर दो, और आपका क्या हो जाएगा, बराबर। इतना तो हम कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये होती है क्या, बैलेंसिंग होती है। क्यों करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैलेंसिंग। एक मिनट पानी पी लेती हूँ। ठीक है, अब जरा पढ़ते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन की विशेषता क्या है, मतलब कि ऐसे क्या चीजें होंगी तो आपको लगेगा कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है ना कि किन्हीं आप प्रोडक्ट को आपस में मिलाओ, मतलब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में मिलाओ तो एक नया प्रोडक्ट मिलेगा आपको, जिसकी जो विशेषता है, जो प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगी। ये आपको क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। बट ऐसी क्या क्या चीजें होती है, तो सबसे जो पहली चीज होती है वो क्या होती है कि सबसे पहली चीज है कि चेंज इन कलर, कि आप किन्हीं भी 2 सब्सटेंस को आपस में मिला रहे हो और उनके कलर में कोई बदलाव आ जाए तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब देखो उसका जो एग्जांपल देखो,
चीजों को समझना बहुत नॉर्मल है, ठीक है, बट एग्जाम्पल भी आपको लर्न करना है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो चेंजिंग कलर, अब उसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टार मार्क कर रही हूँ। और एक बात और बताती हूँ मैं आपको, जो मैं पढ़ाते जा रही हूँ ना, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ये आपको नोट्स का भी काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, बहुत अच्छे आपके एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आएगा, तो आप देखना, ठीक है। तो अब कह रहा है कि देखो कलर चेंज होगा कैसे, ये है Fe, Fe का मतलब होता है आयरन, CuSO4 इसको पढ़ते हैं कॉपर सल्फेट, FeSO4 फेरस सल्फेट और Cu, ठीक है। तो पहले जो कॉपर सल्फेट होता है ना, पहले जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, पहले कैसा होता है, ब्लू कलर। बाद में जब हम कॉपर सल्फेट को आयरन से रिएक्ट करते हैं तो जो फेरस सल्फेट बनता है इसका कलर हो जाता है ग्रीन। क्या कलर जाता है, ग्रीन, यानी कि कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले जो कि ये ब्लू कलर का था, अब कलर क्या हो चुका है, ग्रीन हो गया है। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब जो दूसरा होता है वो ये है चेंज इन टेम्परेचर, कि आप किन्हीं भी सब्सटेंस को आपस में मिलाओ और उनके तापमान में बदलाव आ जाए, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब तापमान में बदलाव दो तरीके से आ सकता है, तापमान बढ़ भी सकता है और तापमान घट भी सकता है। अगर तापमान बढ़ जाए तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और अगर तापमान घट जाए तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पे आपके एग्जाम में हमेशा आता रहता है ये रिएक्शन। मतलब जो भी मैंने रिएक्शन लिखे हैं ना, वो एकदम ढूंढ ढूंढ के लिखे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप मतलब ये समझ लो कि अपने फिंगर टिप्स पे इसको लर्न कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो ये है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब इसमें से हीट रिलीज होगी, ठीक है, हीट रिलीज होगी यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया। वो रिएक्शन क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर से रिएक्ट करते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड लो, उसमें वाटर डाल दो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और आपकी हीट जनरेट होगी, ठीक है। क्या जनरेट होगी, आपकी हीट जनरेट होगी। यानी ये रिएक्शन कौन सा है, मतलब ये किसके तहत आता है, चेंज इन टेम्परेचर तहत। क्या होता है, आपका तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं, सिंपल, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि आप किन्हीं भी सब्सटेंसेस को आपस में मिलाओ और मिलाने के बाद आपको लग रहा है कि यार इसमें से तो गैस निकल रही है, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, इसका मतलब वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब देखो लिखा हुआ है कि जो एग्जाम्पल, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मैं कैसे बताऊं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से इसको आप लर्न कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो जिंक है, Zn मतलब क्या होता है, जिंक, H2SO4 आपका एसिड होता है। आप देखोगे अपनी एनसीईआरटी बुक को पे, तो एक एक्टिविटी भी होगी जहां पर एक कोनिकल फ्लास्क होगा, ठीक है। उस कोनिकल फ्लास्क के अंदर, एक सेकेंड, हाँ, ऐसे कोनिकल फ्लास्क के अंदर से जिंक बने होंगे, मतलब जिंक डाला होगा, और उसके बाद से उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है। कौन सा एसिड डाल दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड, उसे कहते हैं सल्फ्यूरिक, H2SO4 और जिंक होता है Zn, ठीक है। तो यहाँ पे ना बबल्स निकलते हैं, बुलबुले बबल्स को क्या कहते हैं, बुलबुले। तो जब हम जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, बबल्स निकलते हैं। वो बुलबुले किसके होते हैं, वो बुलबुले होते हैं आपके हाइड्रोजन गैस के। अब कहोगे एक बात बताओ, पता कैसे चलता है कि वो जो गैस निकली है वो हाइड्रोजन गैस ही है। तो हाइड्रोजन गैस को हम चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस है, वहां पे आप अगर चेक करोगे, उसको जलाओगे तो पॉप साउंड करेगा। अगर कोई गैस पॉप साउंड करके जलती है, इसका मतलब जो जल रही है वो गैस कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि किस तरीके से आप हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को चेक कर सकते हो। तो आप बोलोगे हम उसको इग्नाइट करेंगे, जलाएंगे, तो पॉप साउंड अगर क्रिएट करे, इसका मतलब वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये उसका एग्जांपल है कि जिंक में क्या डालो, सल्फ्यूरिक एसिड डालो तो जिंक सल्फेट बनेगा ही बनेगा, वो तो अलग बात है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। और ये गैस जो जहां जहां हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है ना, वहां पे ना तापमान बढ़ जाता है। तो आप ये जो एग्जांपल है ये आप चेंज इन टेम्परेचर में भी लिख सकते हो, एक्सोथर्मिक में, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बहुत सारे बच्चे ना समझ ही नहीं पाते प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये क्या है, बहुत टफ सा लगता है। तो प्रेसिपिटेट भी आपको दिक्कत नहीं होगी, मैं बताती हूँ। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि दो सॉल्युबल लिक्विड को मिलाओ और उसमें से कुछ इनसॉल्युबल सॉलिड बन जाए, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। आप बोलोगे क्या बोल दे, मेरे को समझ में नहीं आया। तो इस देखो आप एग्जांपल, दूध और नींबू का रस, ठीक है। दूध भी लिक्विड है और नींबू का रस भी क्या होता है, लिक्विड होता है। अब जब इन दोनों को आप मिलाओगे तो कायदे से दोनों लिक्विड हैं, आपस में मिल जाना चाहिए, बट मिलते तो नहीं है ना। हम दूध और पानी को आपस में मिलाते हैं तो मिल ही जाता है, लेकिन दूध को मिला रहे हैं और नींबू के रस को मिला रहे हैं, फिर दूध को मिला रहे हैं, जो विनेगर है, सिरका, उसको मिला रहे हैं, तो ये मिल नहीं पा रहा है। ये मिलने के बाद क्या हो रहा है, मतलब मिल तो जा रहा है, मिलने के बाद क्या हो रहा है, इसमें से एक सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस बाहर निकल रहा है, पनीर,
यानी कि वो पनीर बना कैसे है, दो घुलनशील लिक्विड को हमने मिलाया तो उसमें से एक अघुलनशील पदार्थ निकल गया जिसको हमने नाम दिया पनीर नाम दिया, ठीक है, छेना नाम दिया। तो ये क्या है, प्रेसिपिटेट का एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है कि दो घुलने वाली चीजों को आपस में मिलाओ और एक ऐसी चीज बन जाए जो कि उसमें अघुलनशील हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बेरियम क्लोराइड। ये रिएक्शन तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ना, मतलब ऐसा मुझे याद ही नहीं है कोई एग्जाम जैसा एग्जाम इस रिएक्शन आया ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब देखो प्रेसिपिटेट क्या होता है, मतलब वो तो बता दी क्या होता है। अब रिएक्शन क्या है, बैरियम क्लोराइड एक लिक्विड है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 ये भी एक लिक्विड है। इन दोनों लिक्विड को जब आपस में मिलाते हैं तो बनता है बैरियम सल्फेट BaSO4। यही आपका PPT है, यानी कि यही आपका क्या है, प्रेसिपिटेट है, ठीक है। और ये आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपको समझ आया कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है। आप क्या कह रहे हो, बहुत आसानी समझ में आ गया, इतने जो हमको समझ में नहीं आ रहा था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा चेंज इन स्टेट, यानी कि अगर आप किन्हीं सब्सटेंस को आपस में मिलाओ और उनके स्टेट में बदलाव आ जाए, सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से गैस हो जाए, तो इसका मतलब कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये वो है, इसमें आप सॉलिड वैक्स लो जो कि मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हमारा लिक्विड में बदल जाएगा, यानी कि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। सो सिंपल, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, चेंज इन स्टेट का। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे बच्चे बहुत प्रॉब्लम होती है इनको। अब हम इसको पढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको पढ़ते हैं। देखो अब क्या है इसके अंदर, सबसे जो फर्स्ट टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब है दुनिया भर के कितने भी प्रोडक्ट को आपस में मिला दो, ठीक है, बन के आना आपका सिंगल प्रोडक्ट है, वही क्या होता है, कॉम्बिनेशन कंबाइन, है ना, कि मतलब कि सबको मिला दो और आपका एक क्या बन जाए, प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे सिंपल है, मतलब ये टाइप ऑफ रिएक्शन में सबसे सिंपल ही है। हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO और लिया वाटर, हमारा बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रुको ये गलत है, थोड़ा सा सही कर देती हूँ, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, CaOH2 होगा। तो ये है हमारा किसका कौन सा टाइप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि आप कई सारे रिएक्टेंट्स को मिलाओ, कई सारे पदार्थ को, सब्सटेंस को मिलाओ और आपका एक प्रोडक्ट बन जाए सिंगल, उसे क्या कहते हैं, हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाँ ये भी है कि ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आप उसको याद कर लेना। जब जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात आएगी तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि इसमें से हीट जनरेट होती है। अब आते हैं हम अपने वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, आप कह सकते हो कि बच्चों को ना यहाँ बड़ी दिक्कत होती है। अब देखो कहने को तो बहुत आसान है कि मैं आपको बोलूं कि एक काम है ना, जो कॉम्बिनेशन उसका जस्ट उल्टा कर दो, वही आपको क्या होता है, डिकम्पोजिशन। मतलब हम कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं तो एक क्या बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है। इसमें उसका उल्टा कर देते हैं, एक आपका सब्सटेंस होता है वो टूट के कई टुकड़ों में बढ़ जाता है, वही आपका क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। देखो उसमें लिखा हुआ है वन कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। अगर सिर्फ यही तक बात होती तो ये बहुत सिंपल होती, बट डिकम्पोजिशन के टाइप्स होते हैं, मतलब इसके भी 3 टाइप्स हैं। वो 3 टाइप्स को हमको समझना पड़ेगा। जैसे मान लो कि हमें किसी चीज को तोड़ना है तो हम बोलेंगे ओए टूट जाओ, तो यार टूट जाएगा, हमें कुछ ना कुछ उसको एनर्जी देनी पड़ेगी जिसके बाद वो टूटेगा, ठीक है। तो वो किस फॉर्म में हम एनर्जी देंगे, वही उसका टाइप है डिकम्पोजिशन का। देखो क्या है, इसको थोड़ा समझोगे तो समझ में आएगा। सबसे पहला जो टाइप है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी कि जब आप किसी कंपाउंड को हीट देकर तोड़ो तो उसे कहते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसको हमने हीट दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। तो ये किसका एग्जांपल आपका, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो समझ में आ गया ना, कितने आसानी से मैं समझा देती हूँ। यही तो मेन बात है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक को अगर सिंपल में समझना है तो आपको मुझसे समझना पड़ेगा, मैं बहुत ही सिंपल में आपको समझा सकती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अंदर देखो फोटोलाइटिक मतलब फोटो मतलब लाइट, ठीक है, यानी कि ऐसी चीजें आप लाइट देकर उनको अलग कर दो, वो क्या होता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें देखो क्या है कि Ag मतलब सिल्वर होता है, Cl मतलब क्लोरीन होता है, तो हम इसे पढ़ेंगे सिल्वर क्लोराइड। इसको जब हम सनलाइट देंगे
एनर्जी के फॉर्म में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और आपका क्लोरीन अलग हो जाएगा, सिंपल। ये आपका क्या है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी सिल्वर क्लोराइड को हमने अलग कर दिया। कैसे अलग किया, हमने सनलाइट देकर अलग किया। हमने इसे अलग कैसे किया था, हमने इसको हीट देकर अलग किया था। इसको कैसे अलग किया, सनलाइट देकर अलग किया। अब जो लास्ट आता है वो आता है, और हाँ एक चीज और, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती है ना, पहले भी होती थी, तो उसमें कौन से रिएक्शन का इस्तेमाल होता है, बोलोगे डिकम्पोजिशन का। जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको हम यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका हम इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, तो आप इसको लर्न कर लेना। आगे आता है इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी देकर उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हमने लिया वाटर H2O। ठीक है, अब देखो आप एक बात और बताती हूँ वैसे, अच्छा पहले ये बात बताती हूँ। H2O हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी दी तो H2 अलग हो गया और O2 अलग, यानी कि हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। हमें ये बताते, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 2H2, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये बैलेंस्ड है। बैलेंस कैसे है, देखो नॉर्मली क्या होता है, H2 होता है, हम H2 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। मान लेते हैं, चलो एक काम करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, कैसे बैलेंस करेंगे, अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, मुझे इसको भी कितना करना है, 2। तो मैंने आपको बताया कि हम यहाँ 2 तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, अब क्योंकि मेरा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 2 यहाँ भी हो गया, 2 यहाँ भी, बट मेरा हाइड्रोजन बिगड़ गया। जो पहले हाइड्रोजन बराबर था 2-2, अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, यानी 2 × 2 4 हो गया, तो मैं यहाँ भी कर दूंगी 2। तो इसीलिए रिएक्शन इस फॉर्म में है कि 2H2 फिर 2H2 फिर O2। ठीक है, आपको समझ में आया, बहुत सिंपल है, आएगा ही क्यों नहीं आएगा समझ में भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे पता नहीं क्यों इसको बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, बट है नहीं। मैं आपको समझाऊंगा, देखना चुटकी बजाते आपको समझ में आ जाएगा कैसे। बट उसके पहले आपको छोटा सा एक ना टेबल लर्न करना पड़ेगा, टेबल या फिर एक रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी मेटल नॉन मेटल की। मतलब कि देखो ये है आपकी वो रिएक्टिविटी सीरीज कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव कौन है। मतलब बेसिकली क्या है कि जितने भी मेटल्स ऊपर हैं वो बहुत ताकतवर हैं, जो नीचे आते जा रहे हैं वो थोड़े से कमजोर होते जा रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि डिस्प्लेस कर देना, कि एक बंदा आकर दूसरे बंदे की क्या ले ली, उसने जगह ले ली, उसे क्या कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो जब एक बंदा जगह ले तो डिस्प्लेसमेंट, जब 2 बंदा आ जाता है तो उसे कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आपको अगर ये याद है तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कर लोगे और डबल डिस्प्लेसमेंट भी कर लोगे। अब देखो इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक ट्रिक याद कर लो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। यहां तक आपको मेटल की जो रिएक्टिव सीरीज है वो यहां तक तो याद हो जाएगी कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। केदार मतलब के, नाथ मतलब ना, का मतलब Ca, मतलब अब आपको इसको अब नाम तो पता ही होगा ना कि मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, मरकरी, सिल्वर, और Au का मतलब होता है गोल्ड। बेसिकली गोल्ड वगैरह का इतना काम नहीं पड़ता है, मेन जो काम पड़ता होता है पोटेशियम का, सोडियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, और आपका कॉपर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अक्सर आप पड़ता रहता है काम। ठीक है, तो आप ये याद कर लो कि ऊपर कौन आता है और नीचे कौन आता है। जो ऊपर है वो ताकतवर है, तो ताकतवर बंदा क्या करता है, अक्सर कमजोर बंदे को लात मार देता है, हटा देता है। तो ये वो चीज है। अब देखो इसके अंदर क्या है डिस्प्लेसमेंट में है, देखो जिंक, एक मेटल क्या हो गया आपका, जिंक हो गया, एक मेटल आपका क्या हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, अब देखो जिंक ऊपर है कि कॉपर, देखो जिंक यहाँ पर है, दूसरा कलर ले लू क्या, पिंक ले लू, दिखेगा क्या, नहीं ग्रीन ले लेती हूँ, ज्यादा दिखेगा। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या देखना है, जिंक ताकतवर है कि कॉपर। अब देखो जिंक हमारा यहाँ पर है, जिंक हमारा यहाँ पर है और कॉपर हमारा यहाँ पे है, यानी कि ताकतवर कौन है, जिंक। तो ये सल्फेट भाई साहब कहते हैं कि भाई कॉपर तू ताकतवर नहीं है, ताकतवर कौन है, जिंक। तो मैं किसके पास जाऊंगा, जिंक के पास। अक्सर ये होता है जो एक बंदा होता है वो एक कमजोर बंदे के साथ रहने चाहता है, वो सोचता है कि अच्छा वो बंदा ताकतवर है, मौका परस्त इंसान है, उनको अगर बढ़िया चांस दिखता है तो लोग क्या कर जाते हैं, स्विच कर जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट भी वैसे होता है सेम, इसमें भी एक बंदा ना धोखा दे देता है। धोखा कैसे देता है, देखो कॉपर के साथ पहले सल्फेट था, बट सल्फेट को लगता है यार कॉपर काम लायक नहीं है, बड़ा कमजोर सा बंदा है, जिंक ना बड़ा ताकतवर है, तो क्या करता है वो सल्फेट, वो कूद कर किसके पास हो जाता है,
जिंक के पास, यही तो है डिस्प्लेसमेंट। देखो वही है जिंक सल्फेट, जो पहले जिंक तनहा था, अब जिंक को एक पार्टनर मिल गया सल्फेट, और जो पहले कॉपर बेचारा पार्टनरशिप में था, अब कॉपर को अकेले रहना पड़ रहा है, ये Cu अलग हो गया। ठीक है, तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। देखो अगर हमको ये याद नहीं होगा तो आप खुद बताओ कि हम ये कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब आता है तो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी सेम है, बस अंतर क्या है, इसमें देखो एक बंदा यहाँ भी तनहा है और एक बंदा यहाँ भी पहले तनहा था। वो बात की बात है कि हाँ इसको पार्टनर मिल गया, लात तो पड़ गई ना इसको। अब देखो इसमें क्या होगा, अब इसमें ना मतलब अदला बदली हो जाएगा कि भाई ठीक है तू मेरा ले जा, मैं तेरा ले जाता हूँ, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, मुझे भी ध्यान आ रहा है, मैंने आपको ये लास्ट टाइम में पढ़ाया भी था, ये रिएक्शन के बारे में कहा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता रहता है। ठीक है, तो ये देखो सोडियम सल्फेट है, अब देखो ये एक्सचेंज हो जाएंगे, ये इसके पास और ये इसके पास। कलर चेंज कर देती हूँ, दिख नहीं रहा होगा। हाँ ठीक है, तो ये है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो अभी क्या हो जाएंगे एक्सचेंज। अब देखो इस सल्फेट भाई साहब के पास आपके बेरियम आ गए, बेरियम सल्फेट, और इस जो आपका ये क्लोराइड भाई साहब थे, इनके पास सोडियम आ गया, यानी कि बन गया सोडियम क्लोराइड। यानी कि बेसिकली आपस में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। और ये मुझे ध्यान आ गया, मैंने आपको कहा पढ़ा था, प्रेसिपिटेट पढ़ाया था ना प्रेसिपिटेट वाले में, तो जो आपका ये बेरियम सल्फेट है, ये आपका है पीपीटी, यानी कि प्रेसिपिटेट है। आप इसको फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के एग्जांपल में भी लिख सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट तो आया ही होगा, जो कि आपको अब तक कठिन लगता था। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा, फर्स्ट चैप्टर भाई, अगर फर्स्ट चैप्टर नहीं आएगा ना तो केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर तो भूल ही जाओ, तो बेसिक है, आपको आना चाहिए। अब आता है रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है, देखो एक होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक होता है रिडक्शन। ठीक है, मतलब समझो इसको, एक होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन होता है और एक होता है रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो और हाइड्रोजन माइनस यानी कि रिमूव हो रहा हो, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और उसी का उल्टा, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन माइनस हो रहा हो और हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो तो उसे कहते हैं हम रिडक्शन। और इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन करते तो उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो कंबाइन हम क्यों करेंगे, क्यों कर देंगे कंबाइन, हम इसलिए कर देंगे कंबाइन क्योंकि अगर कहीं ऑक्सीजन ऐड होगा तो कहीं से तो रिमूव हुआ होगा ना। आपके घर में एक नया फैमिली मेंबर आया है तो किसी के घर में से तो वो फैमिली मेंबर कम हुआ होगा ना, मतलब नॉर्मली सोचने वाली बात है। तो वही क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन आया होगा, तो इसीलिए ये रिएक्शन साथ ही होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बुक में भी एग्जांपल, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। देखो कॉपर ऑक्साइड CuO रिएक्ट करता है आपके हाइड्रोजन से, तो यहाँ हो जाता है कॉपर और ये हो जाता है H2 यानी कि वाटर। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है कि पहले इस कॉपर के पास कौन था, ऑक्सीजन था। अब आप यहाँ देखो इस कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी पहले कॉपर के पास क्या था, ऑक्सीजन था, और अब कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है दोस्तों, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो देखो यहां से कॉपर के पास से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे रिडक्शन। पहले हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, अब इसके पास ऑक्सीजन आ गया है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जब बताओ रिड्यूस्ड कौन हो रहा है और ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, तो आप बोलोगे कि CuO आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, किसमें, Cu में। देखो पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, अब कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि CuO क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ भाई, पहले हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था और अब यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ये हमारा जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। वेरी सिंपल, ये आपके एग्जाम में आता है, गारंटी ले लो, लिख के लो, हर बार इसमें क्वेश्चन आता है। ऐसा कोई किसी एग्जाम में क्वेश्चन ना आए ऐसा संभव ही नहीं है। अब हम पढ़ते हैं, आपने चैप्टर के लास्ट स्लाइड में आ गए। सोचो कितना सिंपल चैप्टर, ये मैंने आपको वन शॉट में पढ़ा दिया, बहुत सिंपल है। जो भी लोग बताते हैं इतना कठिन था, ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ते हैं हम, कोरोजन। मतलब आपके एग्जाम में आता है ना कि इफेक्ट्स ऑफ, बताओ इसके मतलब
एग्जाम में आपके आएगा, तो आप देखो क्या बताओगे। देखो कोरोजन क्या होता है, बेसिकली कोरोजन मतलब होता है कि स्लो डिस्ट्रक्शंस ऑफ मेटल ड्यू टू रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर, कि हमारे पर्यावरण में एयर्स होते हैं, हमारा मॉइस्चर होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये जब मेटल के कांटेक्ट में आते हैं जैसे आयरन वगैरह, तो उसमें जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है बेसिकली, तो उसे क्या कहते हैं हम, कोरोजन कहते हैं। और वो धीरे 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 उस मेटल को ईट खा जाता है, खोखला कर देता है, मतलब सारे मेटल झड़ जाते हैं बेसिकली, है ना, ऐसे टुकड़े, मतलब ऐसे ऐसे तेज से ठोक दोगे उसको तो ऐसा कुछ झड़ता झड़ता रहता है, तो क्योंकि वो धीरे धीरे उसको क्या कर रहा है, उसको हार्म पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, उसे कहते हैं कोरोजन। समझ में आया। अब देखो क्या होता है, आपके एग्जाम पूछता है कि ठीक है इसको हम बचाएंगे कैसे, तो करेंगे हम इसकी पेंटिंग, गैल्वेनाइजिंग, ऑयल कोटिंग। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा, जैसे मान लो कि कोई किसी ने चीज पहनी हुई है, एक्चुअली में वो गोल्ड की नहीं है, किसी और मेटल की है, बट उसके ऊपर से गोल्ड की कोटिंग कर दी गई। वैसे ही क्या होता है आयरन में जिंक के ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं कोटिंग, तो इसे कहते हैं गैल्वेनाइजिंग। ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जब केमिस्ट्री एक चैप्टर पढ़ेंगे तो। बट फिलहाल के लिए कोरोजन नाम क्या होता है कि जो मेटल होता है धीरे धीरे वो वाटर ड्रॉपलेट्स के मॉइस्चर कांटेक्ट में आता है और धीरे खोखला होते चला जाता है, खत्म होते चला जाता है, उसे कहते हैं हम कोरोजन। और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, प्राइमर लगा सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग की प्रोसेस के जरिए हम मेटल को कोरोड होने से बचा सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, व्हाट इज रेसिडिटी। रेसिडिटी क्या होता है कि देखो ये दोनों जो चीजें हैं ना, ये आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का के इफेक्ट्स ही हैं, कि आपके एग्जाम में आए कि बताओ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमें डे लाइफ में इफेक्ट क्या पड़ता है, तो आप बोलोगे कोरोजन और रेसिडिटी। कोरोजन मतलब मेटल को जब ईटन अवे, मतलब धीरे धीरे वो खत्म हो रहे, डैमेज हो रहे हैं। और रेसिडिटी क्या होता है, आपका जो खाना होता है ना उसका टेस्ट, मतलब खाने खराब हो जाना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनप जाते हैं, वो खराब कर देते हैं खाने को। तो उसमें कैसे पहचानोगे कि खाना खराब हो गया है, उसमें से स्मेल बुरी आएगी, फॉल स्मेल कहते हैं, उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसका मतलब खाना खराब हो चुका है। कैसे बचाओगे भैया, इसको बचाओगे एयर टाइट कंटेनर में डाल देना, फ्रिज में रख देना, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज कर सकते हो, नाइट्रोजन, आपने देखा होगा ना चिप्स में हवा भर के देते हैं, क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं कि आपका चिप्स कहीं खराब ना हो। तो ये रहा आपका भैया पूरा चैप्टर, मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको खुद करने होंगे, नहीं आएगा आप मुझे बोलना, मैं सॉल्व करवाऊंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में डाल दूंगी, और मैं सोचूंगी कि कुछ आपको ग्रुप बनाते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टा पे ही, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भेज सको और आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सको, मतलब कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप सीधे मुझसे बात कर सको। तो आपके लिए ऐसा कुछ मैं करूंगी, मैं सोचूंगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए चैप्टर आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पर आप देखना। जो नहीं आएगा मुझे कमेंट में कमेंट कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसमें आपको चैप्टर 2 पढ़ाऊंगी मैं केमिस्ट्री का, या फिर आप कमेंट करो आपको पहले बायोलॉजी पढ़ना है या फिर फिजिक्स पढ़ना है, जैसे कहोगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। और आपके एग्जाम में अच्छे नंबर्स को 90+ अगर आपको स्कोर करना है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। दैट्स ऑल, बाय गाइस।